यहाँ हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि सीमित संसाधनों में हम कैसे अधिक पैदावार ले सकते हैं। ठिकोनी गांव की कई और परेशानियां भी हैं। इस बाबत भी हमारे किसानों से विस्तार में चर्चा हुई। हम इतने परेशान हैं जी, अब के हर एक परेशान। जो गन्ना वो कोई चीज वो है उसका में गैर पैसा हमें नहीं मिलता, नहीं मिलता, हमारे में कमी नहीं। गवर्नमेंट हमारे तक तक नहीं, जो लाला भी हमारे तक नहीं। फिर दूसरी आज यूं पैसा नहीं मिलता, पानी का टोपा नहीं मारा। बिजली वाली है, बहुत सी जिम्मेदारों में से अपन जिम्मेदार बोरिंग नहीं कर सकते। बोरिंग आप पता कोई लोन फोन लेगा करेंगे तो लोन नहीं पाती। फायदा कुछ ना सब नुकसान ही पहुंच रहा है। गन्ने के रेट में भी नुकसान है जी, रेट भी सही नहीं आ रही जी। गेहूं के रेट में भी समस्या बहुत। बिजली की सबसे ज्यादा समस्या है। यहाँ किसी का ट्रांसफार्म जल जाए तो मिलता नहीं जी, बिना 5-7 हजार रुपये दो। कई दिन चक्कर लगाओ, महीना हो जा, अपने खर्चे से में जावे। बिजली हमें मान लिया इतनी मिले, तुम्हारे पता बिल भी तो इतना ही लिया जा। चलो बिजली हमें कम मिल रही तो बिल भी हमारे पता कम जाना चाहिए। बिल हमारे को 24 घंटे का जाओ, बिजली हमें मिले 3-4 घंटे। लाइट का बिल हमारे पे, लाइट का भी हमारी आज में तो आई ना यूपी में। नई तरीके से खेती करने के दौरान किसानों को इस विधि में कई बदलाव भी करने पड़े। ऐसे कई SRI संशोधन किसानों ने अपने यहाँ किए। SRI विधि के तहत धान की पौध लगाने से लेकर रोपाई करने और फसल के रखरखाव के तौर तरीकों में काफी बदलाव किए गए हैं। आइए देखते हैं क्या है ये बदलाव। अभी हम खड़े हैं खेगड़ा के कृषि विज्ञान केंद्र में। कृषि विज्ञान केंद्रों का संचालन केंद्र सरकार की योजना के तहत पूरे देश में होता है और इस केंद्र का संचालन मेरठ विश्वविद्यालय किया करता है। और यहाँ हमने बातचीत की श्री CR प्रजापति, जो यहाँ के वैज्ञानिक अधिकारी हैं, वैज्ञानिक है, कृषि वैज्ञानिक है, और ये जानने की कोशिश करी हमने कि SRI तकनीकी है क्या और ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया। डॉक्टर प्रजापति, आपका बहुत बहुत स्वागत है और आप कृपया ये इस पर जानकारी दें कि ये SRI है क्या। धन्यवाद सर। SRI फसल प्रबंधन का एक तरीका है जिसमें हम कुछ चीजों का ध्यान रखते हैं। पौध शुरू करने से अंतिम कटाई तक कुछ चीजों का हम ध्यान रखते हैं। यह तकनीकी परंपरागत तकनीक से बहुत ज्यादा भिन्न नहीं है, लेकिन इसमें कुछ मुद्दों पर ध्यान दिया जाता है। जैसे इसके पौध उगाने का तरीका है। पौध उगाने के तरीके में थोड़ा सा प्रबंधन किया जाता है, परिवर्तन किया जाता है। हमारे जनपद में आम कृषक पौध को सामान्यतः फ्लैट तरीके से उगाता है, लेकिन हम SRI के द्वारा कोशिश करते हैं कि उठी हुई बेल्ट में ये पौध को उगाए। पौध की बुआई करने के बाद इसमें फिर ये होता है कि पानी जब जैसे दिया जाता है, जनपद में पानी सामान्यतः किसान फ्लडिंग मेथड से देते हैं। शुरुआत जब करते हैं तो ट्यूबवेल में सीधे पानी छोड़ देते हैं पौध में, लेकिन इसमें हम कोशिश करते हैं कि हजारे से पानी छिड़क करके दिया जाए। इस पौध को 12 दिन या 12 से 14 दिन की पौध होते हुए हम खेत में रोपाई करते हैं। खेत की तैयारी भी हम थोड़ा सा उससे विभिन्न तरीके से करते हैं। इसमें हमारा खेत SRI के लिए जो बिल्कुल समतल होना चाहिए पूरी तरह से। यहाँ हमने आप ये भी बताइए कि SRI है क्या, मतलब जब हम कहते हैं तो SRI इसका फुल फॉर्म क्या है। SRI धान की सघनीकरण पद्धति है। इसे SRI मतलब सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, धान की सघनीकरण पद्धति है। इसमें इसका जो कॉन्सेप्ट ये है कि पौध से पौध की दूरी हमको मेंटेन रखनी होती है, फिक्स रखनी होती है। वो कई बार 20 से 20 सेंटीमीटर में होती है और कई बार 25 से 25 सेंटीमीटर होती है। अलग अलग साइंटिस्टों के अपने हिसाब से जिन्होंने जैसे जैसे काम किया है, लेकिन हमने जहाँ कराया है वो 25 से 25 सेंटीमीटर के हिसाब से है, उसकी दूरी है। तो इसमें देखा जाता है कि सघनीकरण का जब हम धान की बात करते हैं तब हम कहते हैं SRI। क्या ये जो तकनीक है हम दूसरी फसलों में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे गेहूं है, गन्ना है, या और अलग किस्म की दालें है, या मल्टी इंटेंसिफिकेशन की तकनीक भी है। इसको अगर हम जब गेहूं में इस्तेमाल करते हैं तो हम बोलते हैं सिस्टम ऑफ व्हीट इंटेंसिफिकेशन। जब गन्ने में इस्तेमाल करते हैं बोलते हैं सिस्टम ऑफ शुगर केन इंटेंसिफिकेशन। इसको अन्न में भी किया जा सकता है, गन्ने में भी किया जा सकता है। जो ट्रेडिशनल जो तरीके हैं इंटेंसिफिकेशन के और पैदावार बढ़ाने के, उससे ये किस तरह से भिन्न है और क्या इसका फायदा है। धान में हमने देखा है कि अगर इस तकनीक को किया जाए, अपनाया जाए, तो कम से कम 20-25% उपज ज्यादा बढ़ जाती है। इससे वो होता है इसलिए है क्योंकि इसमें दूरी मेंटेन रखते हैं, फिक्स दूरी रखते हैं, जिससे टिलर्स ज्यादा निकलते हैं पौधे में। तो टिलर्स ज्यादा निकलते हैं इसलिए इसकी उपज ज्यादा होती है। और लागत
शुरुआत में इसमें लागत लेबर में आती है, क्योंकि लेबर हमारा ट्रेंड नहीं होता है जब शुरुआत हम करते हैं, इसलिए लेबर में रोपाई के टाइम पे लेबर की लागत आती है, और बाद में जब 2, 3, 4, 5 सालों में हम करते रहते हैं, लेबर ट्रेंड हो जाती है, फिर कोई इसमें खास लागत नहीं आती है, परंपरागत तरीके के हिसाब से ही लागत आती है। केमिकल और फर्टिलाइजर्स के हिसाब से, पेस्टिसाइड के हिसाब से क्या हमको ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड या ऑर्गेनिक केमिकल मैन्योर इस्तेमाल करना पड़ता है या क्या केमिकल? इस तकनीक की हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम ऑर्गेनिक कार्बनिक खादों का प्रयोग करें, जैसे गोबर की खाद है, ढैंचा का इस्तेमाल करते हैं, और अंत में जब हम आते हैं तो ज़्यादातर हम बायोपेस्टिसाइड, बायोजेंट का इस्तेमाल करते हैं कीड़े मकोड़ों की रोकथाम के लिए। कोशिश यही की जाती है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि बिल्कुल रेस्ट्रिक्टेड नहीं है कि आप इसमें केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस विधि में रासायनिक खाद के स्थान पर जैविक खाद और कीटनाशकों के स्थान पर परंपरागत तरीके से तैयार किए गए सरल मिश्रण का उपयोग किया जाता है। कीट पतंगों से फसल का बचाव करने के लिए ट्राइकोकार्ड, मछली के जाले और फेरोमोन ट्रैप जैसे तरीके इजाद किए गए हैं। किसानों ने बातचीत के दौरान इसकी जानकारी भी हमें दी। कीड़ों से बचाव के क्या तरीके हैं? कीड़ों से बचाव के सर एक ये फोरमैन ट्रैप है। हाँ, ये देखिए आप, हाँ, ये फोरमैन ट्रैप है। इसमें यहाँ पे एक अंदर एक ये कैप्सूल लगा है। अच्छा। जो भी कीड़ा हमारे फसल में आएगा, वो कीड़ा इसमें ऐसी खुशबू है, वो इसमें जाएगा और वो नीचे ये बोरोसिल में चले जाएगा। ये देख रहे होंगे आप इसमें, ये इस प्रकार से ये स्टम बोरोसिल। अच्छा, ये स्टम बोरर होता है। ये है रेस्ड बेड प्लांटर, एक अलग किस्म की मशीन है, और इस मशीन का इस्तेमाल भी उस तकनीक के लिए किया था जिसको हम SRI, SSI या और इस तरह की जो दूसरी SWI तकनीक कहते हैं। तो डॉक्टर ये इससे उसका खास मकसद क्या है? इसका इंटेंसिव एजुकेशन के लिए अगर हम इसका उपयोग संदर्भ में देखते हैं तो ये इसका क्या पर्पज है? धन्यवाद सर। ये कृषि सघनीकरण, यानी कि किसी खेत के अंदर अगर हम कोई भी फसल लेते हैं उसका हम सघनीकरण करते हैं, तब ये मशीनें काम आती है। जैसे मान लीजिए हम गन्ना लेते हैं, गन्ने के बीच की दूरी हम 75 सेंटीमीटर से लेके 90 सेंटीमीटर के बीच रखते हैं, तो लेकिन उसके बीच की जगह, क्योंकि गन्ना 1 साल की फसल है, उसके बीच की जगह काफी समय तक खाली रहती है। यदि हम अक्टूबर या नवंबर के बीच, अगर अक्टूबर या नवंबर में अगर गन्ने की बुआई करते हैं, तो उस गन्ने से गन्ने के बीच की जो बची हुई मतलब एरिया, बचा हुआ एरिया, उसके अंदर हम गेहूं की फसल या अधिक से इस्तेमाल ही सघनीकरण करेंगे। एक से अधिक फसल ले, बिल्कुल, और एक से अधिक फसल का सघनीकरण। ये बिल्कुल सघनीकरण, यही सघनीकरण का बेसिक सिद्धांत है। धान के अलावा अन्य फसलों में इस विधि का कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है और वो विधियां क्या हो सकती हैं, इस बारे में WWF और इनकी साथ के वैज्ञानिक डॉक्टर विक्टर गुज्जा का कहना था। 40 और 50 साल से जो ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जा रहा है, उसमें एक ही अगर हम समराइज करें तो एक शब्द से कर सकते हैं। उसमें हम किसान भाइयों को बताया था, अभी अगर आपको फसल ज्यादा होना है तो आप ज्यादा देना, ज्यादा बीज देना, ज्यादा पानी देना, ज्यादा फर्टिलाइजर देना। वो ज्यादा देने के इतना तक आ गए कि किसान भाई लोग जो दिया जमीन में वो वापस नहीं आ रहे। उसी में वो तो बहुत, हम ये कह सकते हैं कि जो पुरानी टेक्निक थी उसमें बीज भी ज्यादा लगता था, पानी भी ज्यादा लगता था और खाद भी ज्यादा लगती थी, और जो नई टेक्निक है जिसको हम धान के सिलसिले में देखें तो वो उस वक्त SRI कहते हैं, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। तो ये जो सिस्टम है ये दूसरी पैदावार में भी लागू हो सकता है ना? ये दूसरी पैदावार में जो सब कुछ और ज्यादा किसान भाइयों को देने के लिए हम बताया था, वो उसको हम कम दे के भी अगर ज्यादा फसल भी आ सकता है, आ रहा है, वो संभव है। क्योंकि इसमें तो जो बीज है ना, बहुत कम बीज लगते हैं। तो 50 किलो तक 1 एकड़ में अगर धान का है तो इसमें 3 से 5 तक बस है, और फर्टिलाइजर भी बहुत कम है। ज्यादातर है कि अगर पानी का तो बहुत मसला है अपने देश में, तो इसमें धान में तो और पानी लगता है, बट इसमें तो बहुत सब कम लगता है। यदि जब सारी चीजें कम हो जाएगी, बीज भी कम हो जाएगा, खाद भी कम हो जाएगी और पानी भी कम हो जाएगा, तो जो खाद और बीज की जो लॉबी है उनसे आपको लगता है कुछ चैलेंजेस मिलेंगे, या कि नई जो टेक्नोलॉजी आप इस्तेमाल करने जा रहे हैं वो उसमें किस किस्म के चैलेंजेस आप देखते हैं? इसमें तो बहुत चैलेंजेस आते हैं सब, क्योंकि हम तो बिजनेस एक तरीका है उसको करना, वो लोग सीखा है। अगर
शुरू में तो थोड़ा सा रेसिस्टेंस आया और बहुत भी आएगा, क्योंकि फर्टिलाइजर तो है ना, इसमें ज्यादातर खाद का जो सब्सिडी है बहुत फैक्ट्रीज को मिलता है। इसमें हम बता रहे हैं, अगर किसान भी अगर बायो फर्टिलाइजर करे तो उनको भी जितना अगर वो फैक्ट्री को मिलेगा उतना सब्सिडी तो देना चाहिए। तो चैलेंजेस तो है मेरे ख्याल से, अपना समस्या इतना गंभीर है, वो चैलेंजेस हम धीरे धीरे है वो लोग भी समझ जाएगा। इन चैलेंजेस से निपटने के लिए आपको लगता है कि आपको कोई पॉलिसी सपोर्ट चाहिए गवर्नमेंट से? सर्टेनली पॉलिसी सपोर्ट इज एसेंशियल। अभी तक तो किसान भाई ने प्रूव किया है कि एक कम पानी से, कम फर्टिलाइजर से, कम बीज से हो सकता है ज्यादा फसल, मगर पॉलिसी तो बहुत चेंज होना है कि इसमें 2-3 है। 1, जो बायो फर्टिलाइजर जो किसान भाई कर रहे हैं उनको भी सब्सिडी देना है। जो बीज है ना, वो बीज अभी तो 30 किलो या 50 किलो में पैकिंग करते हैं, उसमें 2 किलो या 3 किलो का बैग रहे तो किसान भाई कम हो सकता है। देन और जो जिसमें बायो पेस्टिसाइड्स है ना, उसमें बहुत सारा अगर रिसर्च भी करके किसान भाइयों को देने के लिए पॉलिसी चेंजेस है। जो जितना पैसा खर्च कर रहे हैं उस तरफ वो जिसमें जमीन को और पानी को खराब करने का, वही पैसा हम जो पर्यावरण को अच्छा करके फिर फसल भी करने का उसमें डायरेक्ट करना पड़ेगा। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि इस विधि से खेती करने के फायदे ही फायदे हैं। जरूरत बस इस बात की है कि हर किसान को इसकी जानकारी दी जाए। जाहिर है, ऐसा करने पर सामाजिक और पर्यावरणीय प्रदूषण को दूर करने के साथ ही एक साफ सुथरी और नई हरित क्रांति का रास्ता साफ होने की उम्मीद भी बढ़ेगी।